हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का न्यूक्लियाई का जो है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें क्या है, दो साइंटिस्ट थे, सोडी एंड रदरफोर्ड। उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया उसे, और इसके जो रिगार्ड में उन्होंने कुछ लॉज जो है बनाए। जैसे हम किसी भी चीज़ को, फिजिक्स के लॉज हम कब बनाते हैं, पूरा स्टडी करके कि कैसे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके रिगार्ड में इन्होंने कुछ लॉज बनाए। सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि अपने आप होता है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। ये लगातार होता रहता है, कोई भी टेम्परेचर हो, तो ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। ऐसे ही प्रेशर का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है कि हाई प्रेशर होगा ये तभी होगा, या लो प्रेशर पर होगा कम ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग, ऐसा भी नहीं है। ये लगातार अपने आप होता रहता है। दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इन अ स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन में कब होगा, विच डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ चांस। जो लॉ ऑफ चांस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड होगा, टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर नहीं। इट मीन्स it is impossible to predict which particular atom of the radioactive element will disintegrate in a given time interval। यानी कि अब एक एलिमेंट है, जैसे आपका यूरेनियम ही है या आपका रेडियम है। रेडियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब रेडियम एलिमेंट है, एलिमेंट में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होगा इन पर्टिकुलर हम ये नहीं बता सकते। कोई भी एटम कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई एलिमेंट है, रेडियम ही ले लीजिए। अब उसमें तो छोटे 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 काफी सारे जो है कैसे भी एटम्स जो हैं अवेलेबल होंगे। एटम्स में जो है फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनका न्यूक्लियस आएगा। अब किस एटम का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर जो है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, वो हम नहीं बता सकते पर्टिकुलर कि इस एटम का या इस रीजन के एटम्स का जो है वो हमारा डिसइंटीग्रेशन शो करेगा। इस रीजन के आइटम्स जो है डिसइंटीग्रेशन शो करेंगे, वो हम पर्टिकुलरली एक एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कोई भी आइटम बीच में से कभी ये मान लीजिए पहले ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इसने कहीं एनर्जी जो है रिलीज की, वो एनर्जी कौन सा आइटम गेन करके जो है वो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा, कि स्टेबिलिटी किसकी जो है वो ज़्यादा जो है अफेक्ट होगी, वो वहां पर उस हिसाब से डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर कोई इसका वैल्यू नहीं है। ऐसे ही ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम इधर एन अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल एमिट होगा, या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या बीटा पार्टिकल। यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या था, जो हमारा हीलियम पॉजिटिव जो था, हीलियम आयन था, अल्फा पार्टिकल उसके इक्वल था उसका मास, और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो था वो होता है। बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली। यानी कि ये एक साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ नहीं निकलेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों निकल रहे हैं, या तो अल्फा निकलेगा या फिर बीटा बाहर आएगा। एमिशन जो है वो एक का ही होगा। ऑल्सो एट अ टाइम एन एटम विल नॉट एमिट मोर देन वन अल्फा पार्टिकल। एक टाइम पर जो है एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल भी नहीं निकलेंगे। ये ऐसे हो सकता है पहले अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। एक साथ एमिट नहीं होंगे कि दोनों अल्फा और बीटा दोनों साथ निकल रहे हैं, और एक से ज्यादा भी अल्फा पार्टिकल नहीं एमिट होंगे। और मोर देन वन बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा पार्टिकल एक से ज्यादा भी एमिट नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा होंगे ही, मतलब एक एटम जो है वो एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल नहीं निकालेगा। एटम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो एक एटम ने जो है अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया, फिर दूसरा एटम रिलीज कर देगा, फिर थर्ड एटम रिलीज कर देगा, फर्स्ट जो है फिर वो बीटा पार्टिकल रिलीज कर देगा। तो ऐसे जो है वो चलता रहेगा। गामा रेज एमिशन फॉलोज द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल, यानी कि उसके बाद गामा रे निकलेगी। फॉलोज द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल, पहले अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, उसके बाद गामा रे का एमिशन होगा। ये पहले हम, क्योंकि ये न्यूट्रल है, पहले जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो जब निकल जाएंगे तो उसके बाद ही जो है गामा रे वो एमिट करेगी। फिर नेक्स्ट है द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम विल चेंज इट इनटू अ न्यू एटम हुज चार्ज नंबर
रिड्यूस्ड बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4। हमें पता है अल्फा पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम के जो है न्यूक्लियस के इक्वल इसका जो है वो आता है, मतलब इसका जो मास है वो हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल है, तो उसका मास 4 है। जैसे अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटम का मास ऑब्वियसली जो है ऑटोमेटिकली वो 4 कम हो जाएगा, और जो उसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वो भी कम हो जाएगा बाय 2। द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम विल चेंज इट। इसमें क्या चेंज आएगा, इनटू अ न्यू एटम हुज चार्ज नंबर इज रेज्ड बाय 1। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि इसका जो चार्ज है वो न्यू एटम हुज चार्ज नंबर जो है वो, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो चार्ज नंबर बढ़ जाएगा उसका, रेज बाय 1 विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास नंबर। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज नंबर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड। कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है डिसइंटीग्रेट होंगे, क्योंकि एक टाइम पर जो है एक ही एटम जो है अल्फा या बीटा पार्टिकल निकालेगा, तो काफी सारे एटम जो है पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। दैट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। इसका क्या होगा एक सेकंड में, at any instant is directly proportional to the number of radioactive atoms actually present in the sample। actually कितने नंबर ऑफ, ऑब्वियसली वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव जो है एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी जो हमारा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उस इंस्टेंट के ऊपर, उतने ज़्यादा ही पर सेकेंड वो डिसइंटीग्रेट होंगे। इसे हम रेडियो एक्टिव डीके लो बोलते हैं, यानी कि जो उसका रेट है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। Thus, greater the number of atoms present in a sample of an element, faster will be its decay and vice versa। उतना ज़्यादा डीके जो है वो उसका फास्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी डीके लो की। लेट कर लेते हैं, एन नोट जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्रेजेंट ओरिजिनली एट t इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने जब मेजर करना शुरू किया है किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को, हम टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वही है। यानी कि हमने जो है, मतलब ये टाइम वो है कि जब हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हमने सेपरेट किया है इसके बाय प्रोडक्ट से। यानी कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो ओपन में तो होता नहीं, वो किसी ना किसी उससे जो है प्योर फॉर्म में नहीं होता है, अपने बाय प्रोडक्ट्स के साथ होता है। तो बाय प्रोडक्ट से जब हमने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलग कर लिया है प्योर फॉर्म में, तब हमने जो है उसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है उसको स्टडी करना शुरू किया है। तो उस टाइम जो है उसके एन नोट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे उसमें, और एन जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स left undecayed in the sample at time t। तो ये जो है नंबर ऑफ एटम्स जितने बच गए हैं जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं किसी सैंपल के एट टाइम t, यानी कि आपने 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे बाद आपने स्टडी किया दोबारा, तो जितने एटम्स रह गए हैं वो हैं n। मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक छोटे से एलिमेंट के 10 ग्राम के एलिमेंट को डीके होने में भी कई बार जो है साल 3 साल भी लग जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टडी करते रहते हैं। डी एन क्या होगा, ये है इनिशियल, ये है फाइनल कितने रह गए हैं, और डी एन क्या होगा जितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। A small number of atoms that disintegrate in a small interval of time dt। ये हर एक एटम का अलग अलग होता है, जो उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है, डिसइंटीग्रेशन अलग अलग रेट से होता है। कईयों को हम बहुत ज़्यादा साल भी लग जाते हैं, इवन कि हमारी लाइफ
कंप्लीट हो जाएगी, वो डिसइंटीग्रेट हाफ ईयरली भी वो उसका हाफ लाइफ भी डिसइंटीग्रेशन में नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा एज उनकी होती है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस डी एन ओवर में डी टी, यानी कि नंबर जितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और टाइम में, माइनस इसलिए क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो है लेफ्ट अनडिकेड डिक्रीजेज विद टाइम। तो टाइम के साथ जो है जो जितने बच रहे हैं अनडिकेड वो कम हो रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव डिक्रीज के मतलब डिक्रीज को शो कर रहा है आपका नेगेटिव। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ में क्या कहता है कि जो डीके हो रहा है वो इनिशियली एन के इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस डी एन ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू लैम्डा एन। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे हटाकर हमने यहाँ पर लैम्डा रख दिया है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू, और माइनस डी एन ओवर डी टी जो है वो रेट ऑफ डीके डिसइंटीग्रेशन जो है उसके इक्वल है। और ये जो हमारा लैम्डा होता है इसे हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर डीके कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि इस रेट से ये जो है डीके होगा। और इस इक्वेशन को अब हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, डी एन ओवर में एन, एन को इधर ले आए, और माइनस लैम्डा डी टी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, डी एन माइनस लैम्डा डी टी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log ई एन माइनस लैम्डा टी प्लस सी, साथ में जो है इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करने में हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होता है, ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो ये सी जो है ये एज इट रहेगा। अब एट टी इज इक्वल टू 0 पर एन इज इक्वल टू एन नोट है, इनिशियली जो है वो एन नोट थे एलिमेंट्स जो थे, तो log ई एन नोट किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू में टी की वैल्यू 0 है और प्लस सी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ई एन नोट। अब इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, बट ये इंटीग्रेशन जब हम करते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू साथ में ऐड जरूर होगी। ये आ गई आपकी सी की वैल्यू, ये हम जो है ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, log ई एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log ई एन नोट, ये इधर लेफ्ट साइड में log ई एन माइनस log ई एन नोट माइनस लैम्डा टी, यही आएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, log ई नेगेटिव है, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a डिवाइडेड बाय b, फॉर्मूला है ये log का। तो यहाँ पर log e इसको हम रख देंगे n डिवाइडेड बाय n नोट माइनस लैम्डा टी। और ऐसे ही अगर पढ़ा हो याद हो तो log a प्लस log ऑफ b जो किसके इक्वल होता है, log a इंटू में b के, माइनस में जो है डिवीजन में चले जाते हैं। log e है, इधर जाकर ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो n डिवाइडेड बाय n नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपकी n माइनस n नोट की वैल्यू आएगी। और यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, n इज इक्वल टू n नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से
यहाँ से एक वैल्यू और पता चलती है, एन की वैल्यू जो है, मतलब एन की वैल्यू 0 कब होगी यहाँ पर, मतलब जब सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे, वो कब होगी। ये तो कांस्टेंट है स्टार्टिंग का, जो वैल्यू है वो ई के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मतलब कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये जो है डायरेक्ट डिपेंड कर रही है। ये इन्फिनिटी कब होगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि जब टाइम जो है इन्फिनिटी होगा, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट है, वो तो रेट है, डी के कांस्टेंट है ये तो ये जो है टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम, लाइफ जो है इसकी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो बहुत ज़्यादा होती है, वो उसकी लाइफ को शो करता है। तो जब टी की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, जिसे हम 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और किसी की भी पावर में इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी, ई की पावर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल ही होता है, और 1/, इन्फिनिटी क्या होता है, 0। उस केस में जो है सारे के सारे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू को शो करता है। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, टी की टाइम इलैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का जो है इसका ग्राफ बनेगा। एन नोड जो है इनिशियल थे, हाफ लाइफ होने में जो है इतना टाइम लग गया है, यानी कि हाफ एटम्स को डिसइंटीग्रेट होने में इनिशियल से वो इतना टाइम लग चुका है। ऐसे ही इसका 1/4 होने के लिए, और मतलब टाइम जो है डबल टाइम, जितना इनिशियल जो टाइम था 0 से लेके 2t और 3t, तो उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एन नोट थे, अब उसका हाफ रह गए हैं एटम्स, तो कितना टाइम इलैप्स हो चुका है, टी टाइम, कैपिटल टी टाइम। किसी किसी का जो ये हाफ टाइम होता है, मतलब जब उसके नंबर ऑफ एटम जो है हाफ लाइफ बोलते हैं हम इसे, वो भी जो है 300 ईयर्स के लगभग होती है किसी किसी एलिमेंट की, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसे ही एन नोट बाई 4, उसका 4th पार्ट रह गया है 2t टाइम में, 8th पार्ट रह गया 3t टाइम में। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये नीचे मिल नहीं रहा है, तो ये इससे पता चलता है कि टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा तब जाकर ये, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे मिलेगा नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बहुत लंबा ग्राफ ऐसे ही चलेगा, और ये जो टाइम है ये इन्फिनिटी तक जाएगा। हर एक अलग अलग होता है, इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। इन्फिनाइट का मतलब है जिसको हम अपनी लाइफ टाइम में काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनाइट में हम वो ले लेते हैं। और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट की जो है इन्होंने वैल्यू भी निकाली हुई है। टी को इन्होंने 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा पुट किया, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की जगह माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड, यानी कि इस इक्वेशन में टी को हमने 1/λ पुट किया है। एन नोट ई इनवर्स, यानी कि 1/e, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718, वो हमने वैल्यू पुट की, सोल्व किया, जो कि 0.368 एन नोट है, जो कि 36.8% ऑफ एन नोट, इनिशियल का जो 36% होगा, इस रेट से जो है एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे। Thus, the disintegration constant of a radioactive element is the reciprocal of time, at the end of which the number of atoms left undecayed in a radioactive sample reduces to 1 by E time, or 36.8% of the original number of atoms in the sample. तो डिसइंटीग्रेशन क्या है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, रेसिप्रोकल है टाइम का, टाइम का रेसिप्रोकल ही किया है हमने। यहाँ पर टी की जगह 1/, में लैम्डा रखा है, लैम्डा की जगह 1/t आ जाएगा बस। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जितना ज़्यादा टाइम होगा डीके कांस्टेंट उतना, एट द एंड ऑफ विच, जिसके एंड पर द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, जितने एटम्स जो है अनडिके रह जाएंगे, इज इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल रिड्यूसेस टू 1 by E टाइम्स, 1 by E टाइम्स, ये जो वैल्यू आई है टाइम के एंड में, और 36.8% ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल। ठीक है, एट द एंड ऑफ, तो ये है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट, जिसे हम मेजर करते हैं सेकंड इनवर्स से मिनट, क्योंकि टाइम का जो है रेसिप्रोकल है तो यूनिट भी जो है उसके इनवर्स में आएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेट ऑफ डीके बता देता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, किस रेट से जो है वो डीके हो रहे हैं। लैम्डा अगर छोटा होगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू, डीके कांस्टेंट अगर छोटा होगा
अगर उसका रेट जो है कम रेट से हो रहा है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज स्लोली, तो टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कम है, उसका डीके कांस्टेंट कम है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ये लैम्डा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जल्दी कोई काम हो रहा है तो टाइम कम लगेगा, और थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये था आपका डीके कांस्टेंट। इसमें अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक टॉपिक आपका रह गया है, मतलब इसी से रिलेटेड है, ये शायद पेपर में ना आए बट ये इससे रिलेटेड है तो मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ जो है, जिस टाइम में, जिस इंटरवल ऑफ टाइम में जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी भी सैंपल के, नंबर ऑफ एटम्स जो है, मान लीजिए इनिशियली जो है एन नोट नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट थे किसी भी सैंपल में, तो इसका जितना भी नंबर था एन नोट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डीके हो चुके हैं, या जितने नंबर ऑफ एटम्स अनडीके रह गए हैं ड्यूरिंग हाफ टाइम, यानी कि T/2 टाइम में, सॉरी, टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट डीके, यानी कि इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे उसके हाफ रह गए हैं जितने भी टाइम में। मान लीजिए इनिशियली अगर 10 प्रेजेंट थे और वो 4 दिन का टाइम लगा है डीके होने में उनको, और उसमें से 5 एटम जो है डीके हो चुके हैं। इनिशियली 10 थे, या 1 घंटा लगा लीजिए, 10 एटम थे, 1 घंटे में 5 रह गए हैं, तो ये जो 1 आवर था वो उसका हाफ लाइफ हो जाएगी, उस एलिमेंट की, उस सैंपल की जो है वो हाफ लाइफ हो जाएगी। नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इनिशियली अगर 10 थे, 1 घंटे में अगर वो हाफ हो गए हैं, 5 रह गए हैं, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? 1 आवर। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी? अगर हम स्मॉल टी को कैपिटल टी रख देते हैं और एन जो है वो एन नोट बाई में 2, क्योंकि एन नोट जो है इनिशियली प्रेजेंट थे, और हाफ टाइम के बाद जो है हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? हाफ नंबर ऑफ एटम्स ही रह जाएंगे। तो जो एक्सप्रेशन थी n इज इक्वल टू एन नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, वो क्या आ जाएगी? n की जगह एन नोट बाई 2 एन नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा कैपिटल टी, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और 2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी। माइनस हट गया है, लोग हम दोनों साइड ले लेंगे, यानी कि लोग E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? लोग ई लैम्डा टी। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है कि जब लोग, ये जो पावर होती है किसी की भी, ये आगे आ जाती है लॉग टेबल में, तो ये आगे आ जाएगा लैम्डा टी लोग E2, यानी कि जो इसमें होता है log A टू पावर B किसके इक्वल होता है? B log E के, की जो पावर है ये आगे आ जाती है। तो ये जो वैल्यू होती है, log और e जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो लैम्डा टी इंटू में 1, मतलब ये ऐसे होता है रेसिप्रोकल एक दूसरे के, मतलब 1/e ऐसे कट हो जाता है ये एक दूसरे से। log e जो है वो एक, और ये आ जाएगा, ये log एक्सपोनेंशियल में है। अगर इसको log बेस 10 में करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, log बेस 10 के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 से। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ये log 10, इसका बेस 10 होता है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। log e से जो है e कैंसिल हो जाता है, 10 में नहीं होता क्योंकि इसका बेस चेंज हो गया। बेस अगर e है तो वो एक्सपोनेंशियल से कट हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि ये, यानी कि जो log होता है वो 1/e के इक्वल होता है। जो log e होता है जो एक्सपोनेंशियल का होता है, एक नेचुरल log भी होता है जिसे log n से डिनोट करते हैं हम, सेम ही होता है वो log e जो आता है, तो वो log नेचुरल, log e और log 10। इसका बेस 10 है, 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 10
2, हम जनरली वैल्यूज जो है वो log 10 में निकालते हैं कैलकुलेशंस करते हुए। तो 2.3026 इंटू में log 2 की वैल्यू होती है बेस 10 पे 0.3010, जो कि 0.6931 के इक्वल होता है। और जो आपका t होगा वो क्या होगा, 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये आपका हाफ लाइफ की, किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ की वैल्यू होती है। ये इसके इनवर्स टाइम जो है हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डीके कांस्टेंट के। तो इससे आप किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ निकाल सकते हो। यूरेनियम, जैसे कि यूरेनियम जो आपका एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ होती है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। ये यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ होती है। और ऐसे ही जो आपका रेडियम होता है, रेडियम 226, इसकी होती है 1620 ईयर्स। इसलिए हम टाइम जो है इनका इन्फानाइट तक जो है कंप्लीटली डीके को हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमने तभी लिया है। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है यूरेनियम की, रेडियम की। रेडोन जो होता है 222, उसकी कम होती है, उसकी 3.82 डेज होती है रेडोन की। पोलोनियम की 138 डेज के लगभग होती है। थोरियम की 24 डेज होती है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम की होती है अभी जो पता चली है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉपिक। इसमें अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।